साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान की ओर से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ संकाय की इस गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों और विषय वस्तु की विधाओं को हम पिछले कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली चर्चा में हमने बहुपद क्या है उसको जानने का प्रयास किया, बहुपदों के प्रकार क्या होते हैं, बहुपदों की घात क्या होती है और बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं, बहुपदों में संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन, भाजन किस तरह से होती हैं, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। आज हम बहुपदों के गुणनखंड को समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपदों के गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। गुणनखंड शब्द जैसे ही हमारे जहन में आता है हमें अंक गणित की याद आती है, क्योंकि अंक गणित में अंकों के गुणनखंड हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 6 का गुणनखंड करना है 3 गुणा 2, 3 दूना 6। 8 का गुणनखंड करना है 2 का भाग दिया 4 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 4 बार गया। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। तो जिस प्रकार अंकों के गुणनखंड होते हैं, इसी तरह से अगर कोई बीजीय व्यंजक है तो उस बीजीय व्यंजक के भी गुणनखंड किए जाते हैं। अब यहाँ बहुपद में गुणनखंड की जो अवधारणा है वो अंकगणित के समान ही है। ये जैसे ही बालक के जहन में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाए, आपने एक साधारण अंक के गुणनखंड से आरंभ किया और अब आप चूंकि बीजगणित में गुणनखंड की बात करने जा रहे हैं, बहुपद में गुणनखंड की बात करने जा रहे हैं, इसलिए अब उदाहरण में अंक के साथ बीजीय राशि को ले लीजिए। 2x 3x स्क्वायर का गुणा बालक ने वहां बहुपदों की संक्रियाओं में किया था और वहां परिणाम 6x क्यूब प्राप्त हुआ था। उल्टा चलो भाई, अब 6x क्यूब के गुणनखंड करने हैं तो 6 के गुणनखंड 2 × 3, x क्यूब के गुणनखंड x गुणा x हो गए गुणनखंड। तो पहले हमने जो गुणन की प्रक्रिया बीजीय संक्रियाओं में, बहुपदों की बीजीय संक्रियाओं में हमने प्राप्त की थी, समझी थी, वह आरंभ करिए और उसको उल्टा वापस चलिए, गुणनखंड की स्थिति में आ जाएगा। 2xy का गुणा x + y से किया था, 2x² y + 2xy² प्राप्त हुआ था, गुणा करने पर प्राप्त हुआ था। अब हमें 2x² y + 2xy² का वापस गुणनखंड करना है, उल्टा चलना है। तो अब क्या करें, कैसे गुणनखंड प्राप्त होंगे? साधारण संख्या के तो प्राप्त हो गए, ये द्विपद है और द्विपद में भी प्रत्येक पद में 2 चर हैं। तो अब यहां पर गुणनखंड करवाइए। 2x² y 2x गुणा x गुणा y, ये पहले पद की गुणनखंड हुए, प्लस 2 गुणा x गुणा y गुणा y, ये दूसरे पद की गुणनखंड। अब बच्चे से पूछो पहले पद दूसरे पद में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिया। फिर क्या कॉमन है? x कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अब क्या कॉमन है? y कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट बनाओ, पहले पद में क्या बचा? x बचा, दूसरे पद में क्या बचा? y बचा। तो क्या प्राप्त हुआ? 2xy ब्रैकेट में x + y। बोलो वही चीज प्राप्त हुई जो गुणा करके आपने परिणाम प्राप्त हुआ था, उसी परिणाम को आप उल्टा चले, गुणनखंड किए, तो गुणनखंड में हमने वही परिणाम प्राप्त हुआ। अर्थात गुणनखंड जो स्वरूप है वह बीजीय व्यंजक के गुणनफल के मूल स्वरूप में आ जाता है। इसी तरह से x² + x × 2x + 1 का आपने गुणनफल के रूप में सिखाया, 2x³ + 3x² + x प्राप्त हुआ। अब यहां हमें 2x³ + 3x² + x के गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। उल्टा चलो भाई, पूछो पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद में क्या संख्या में कुछ कॉमन है? नहीं है। इस कॉमन को लाने से पहले गुणनखंड करें। x³ के गुणनखंड क्या हुए? x गुणा x। दूसरे पद में x² के गुणनखंड क्या हुए? x गुणा x।
इस तरह से जैसे अभी हमने पूर्व वाले उदाहरण में x कॉमन लिया था, वैसे यहाँ भी x कॉमन लेंगे। तो इसमें केवल x कॉमन आ रहा है, अंदर जो बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर के आपने गुणनखंड किए, 2xy ब्रैकेट में x प्लस वाई मिला, तो 2 एक गुणनखंड हुआ, x एक गुणनखंड हुआ, y एक गुणनखंड हुआ और x प्लस वाई एक गुणनखंड हुआ। कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। अब आगे 5वां इसमें नहीं प्राप्त होगा। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x के गुणनखंड आपने किए, उसी प्रकार अभ्यास कराया कक्षा में, गुणनखंड मिला x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो जब ऐसे गुणनखंड जिन्हें आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे बहुपद जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें अलघुकरणीय बहुपद कहते हैं, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 3x प्लस 5 के गुणनखंड करो, नहीं हो सकते। 7x प्लस 2 के गुणनखंड करो, नहीं हो सकते। तो किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तब वो अलघुकरणीय बहुपद के रूप में कहलाता है। बहुपद तो है ही भाई, 3x प्लस 2 बहुपद तो है ही, 4x प्लस 7 बहुपद तो है ही, गुणनखंड नहीं हो सकते। 4x स्क्वायर प्लस 7x, अब दोनों में x आ रहा है, x कॉमन आएगा तो गुणनखंड हो सकते हैं। जब तक गुणनखंड हो सकते हैं तब तक करो, और बाद में नहीं, जहां समाप्त हो जाए अब वो कहेंगे अलघुकरणीय। इसलिए अलघुकरणीय के संप्रत्यय को समझाने की आवश्यकता है। अब पूर्व कक्षाओं में बीजगणित के कुछ सूत्र बालक पढ़ चुके हैं, उनको याद दिलाइए। x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। कई किताबों में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखा होगा। कई किताबों में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी लिखा होगा। बच्चा बोले स्वीकार कीजिए, आप जो व्यंजक बोलेंगे वही बोले, कोई जरूरी नहीं, स्वरूप वही है। तो ये धन का सूत्र था। इसी तरह से ऋण का सूत्र था, x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये 3 मूल सूत्र थे बीजगणित के गुणनखंडों के लिए। उन 3 मूल सूत्रों को याद दिलाइए और याद दिलाने के पश्चात श्याम पट पर एक स्थान पर उसको रखिए और अब गुणनखंड के विभिन्न उदाहरणों को सामने रखकर उनसे तुलना करवाइए। कैसे तुलना करवाएं? एक उदाहरण लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। बालक को बोलो 3 सूत्र मैंने श्याम पट पर लिखे हैं, यह बीजीय व्यंजक किससे मिलता जुलता है? बालक कहेगा, पहले विचार करेगा, तीनों को देखेगा और कहेगा गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर से मिलता जुलता है। अच्छा, तो दोनों को तुलनात्मक रूप में रखो भाई। अगर उससे मिलता जुलता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और सामने था एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। पहले पद में x के ऊपर घात दो, तीसरे वाले पद को 25 को हमें ए स्क्वायर बनाना है, तो बोलो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब बीच में क्या है? 2ax। बच्चे से पूछो a की जगह क्या प्राप्त हुआ? 5, तो 5 लगा दिया, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 मूल स्वरूप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर की तरह था। इसका मूल मान x प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो यहां पर भी ये क्या बन गया? a की जगह क्या प्राप्त हुआ? 5 हुआ, इसलिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जो ठीक सूत्र के समान होते हैं, सूत्र जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको सूत्र से तुलनात्मक स्थिति में रखिए और x की पहचान करवाइए, a की पहचान करवाइए और तुलनात्मक उनको उसके स्थान पर रखकर उसका मान ज्ञात करवाइए। एक उदाहरण से बालक के जहन में एकदम नहीं आएगा।
ऐसे अनेकों उदाहरण लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये होल स्क्वायर की स्थिति है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये होल स्क्वायर की स्थिति है। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, ये होल स्क्वायर की स्थिति है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, ये होल स्क्वायर की। तो होल स्क्वायर के ऐसे अनेकों उदाहरण लेते जाइए, एक ही पहचान करवाते जाइए, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आपको प्राप्त होता चला जाएगा। पहले सूत्र की स्थिति मैंने आपके सामने स्पष्ट की। इसी तरह से आप दूसरे सूत्र के उदाहरण लीजिए, तीसरे सूत्र के उदाहरण लीजिए। बालक के सामने इन 3 बीजगणितीय विमाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अब हम चौथी परिस्थिति लेते हैं। पहली परिस्थिति जिसमें 3 बीजगणितीय सूत्रों की स्थिति आई। अब चौथी परिस्थिति हम ले रहे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पूर्ण वर्ग न बन सके, वो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू की स्थिति में आएगा, जिसमें मध्य पद को हमें विभक्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? करना पड़ेगा पहले से मत कह दो, बालक के सामने स्थिति लाओ। जैसे उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बालक से पूछो 12 का पूर्ण वर्ग हो सकता है? याद दिलाओ वो वाला 25 का तो 5 स्क्वायर कर दिया था ना, 49 का तो 7 स्क्वायर कर दिया था ना, 64 का तो 8 स्क्वायर कर दिया था ना, 100 का तो 10 स्क्वायर कर दिया था ना भाई। वो कहां था? तीसरे पद पे था ना। यहां तीसरे पद पे क्या है? 12 है। 12 पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं बन सकता, स्क्वायर के रूप में नहीं बन सकता, लेकिन बीजीय व्यंजक तो है, गुणनखंड को तो करने पड़ेंगे। तो नई स्थिति तुम्हारे सामने आई, नई स्थिति के साथ जूझना सिखाओ उसको। तो अब ये स्थिति नहीं है, 3 पद हैं, एक्स स्क्वायर पहला पद है, 7x दूसरा पद है, 12 तीसरा पद है, इसलिए त्रिपदी व्यंजक है। ये त्रिपदीय द्विघातीय व्यंजक है। बालक कहेगा द्विघातीय क्यों? उच्चतम घात x की 2 है, इसलिए द्विघातीय है। जब पूर्ण वर्ग नहीं बनता तो ऐसी स्थिति में गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? अब पहाड़े जो बच्चे ने छोटी कक्षाओं में सीखे हैं, वो पहाड़े अगर अच्छी तरह से उसने सीखे हैं तो यहां उसको गुणनखंड करने में बड़ा आनंद आएगा। पहाड़ों की याद दिलाओ। अब कहो बच्चे से 12 के गुणनखंड करने के लिए कोई पहाड़ा बोलो जिसके दोनों को गुणा करने पर 12 बन जाए। बच्चा बोलेगा 2 × 6 12। थोड़ा मुंह बिगाड़ो भाई क्योंकि हमको उस पर लाना नहीं है। देखिए बच्चे को गणित में रमाना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। आप बच्चा 8वीं कक्षा का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, आपसे कितना छोटा है, मस्तिष्क में अभी परिपक्वता आई नहीं है, लेकिन गणित के प्रति आकर्षित करो। 2 × 6 12 नहीं। 12 सर मैंने तो सही बोला, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटा मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि 2 और 6 मेरे अभी काम नहीं आ रहे। क्यों काम नहीं आ रहे? 2 और 6 को मैं जोड़ू तो 7 नहीं बनता, 2 और 6 को घटाऊं तो 7 नहीं बनता। तो 7 क्यों चाहिए? बीच के पद में 7 है इसलिए चाहिए। अच्छा, तो ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 7 बन जाए या घटाने पर 7 बन जाए। आप बोलो नहीं उससे बच्चे। पहले एक बच्चा हाथ करा के कहा गुरुजी 3 × 4 = 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12। वाह, 3 चौके 12। 3 और 4 जोड़ने पर क्या बना? 7 बना। ये हमारे काम का तो स्वरूप आ गया। वो देखो x² प्लस p प्लस QX प्लस p × Q। p की जगह क्या है? 3, Q की जगह क्या है? 4। तीसरे पद में वो 4 × 3 हो गया। वही दूसरे पद में वो 7 की जगह 4 + 3 के रूप में आ गया। तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 × 3 के रूप में हमें वो अगला पद मिला। चलिए गुणनखंड होते चले जा रहे हैं। अब गुणनखंड होते चले जा रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के बाद पहले और दूसरे पद में कॉमन लीजिए, क्योंकि हमने कॉमन लेने की स्थिति सिखा दी है, और तीसरे और चौथे पद में भी कॉमन लेने की स्थिति सिखा दी है। तो पहले और दूसरे पद में कॉमन आया x, अंदर बचा x + 4। तीसरे और चौथे पद में कॉमन आया 3, अंदर बचा x + 4। अब x + 4 दोनों जगह फिर कॉमन आ गया, उसको फिर बाहर निकाल दिया। अंदर बचा पहली की जगह x, दूसरे की जगह 3।
गुणनखंड मिल गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। धीरे 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 इन पदों पर बढ़ते बढ़ते बच्चों के चेहरे पढ़ते जाइए, बच्चों के चेहरे पढ़ते जाइए। बिना बच्चों के चेहरे पढ़े गणित में आगे मत बढ़िए, बच्चा आपसे डरने लग जाएगा। आप डराना नहीं चाहते हो भाई। हाँ, पहला उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण लीजिए, तीसरा उदाहरण लीजिए। अभी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 भी लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 भी लो। ऐसे एक साथ 2-4 उदाहरण लेते चलो। एक आप बताओ, एक बच्चे से करवाओ, 2 गृह कार्य में दो, तब आगे बढ़ो। अब कहो, अभी तक मैंने एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं ली थी इस त्रिपद में, अब एक्स स्क्वायर के साथ मैं संख्या ले लूं तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, ये भी तो त्रिपद है। अब यहां पी क्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पद का 2, तीसरे पद का 4 गुणा किया 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 8 मिले और जोड़ने या घटाने पर 9 मिले। तो 8 के गुणनखंड 2 चौका 8 करूंगा तो 8 तो मिल जाएगा, लेकिन योग करने पर 9 नहीं मिलेगा। इसलिए 8 के गुणनखंड 8 गुणा 1, योग करने पर 9। 8 के गुणनखंड -1 इंटू -8, गुणा तो 8 मिल जाएगा लेकिन योग 9 नहीं मिलेगा, -9 मिलेगा। इसलिए जिसमें मुझे बीच का पद मिले वैसे गुणनखंड मुझे लगाने हैं। फिर उसी तरह से P और Q के स्थान पर रखते चले जाओ, और रखने के बाद 4 पदों में व्यंजक बन जाएगा। और फिर वही 2-2 पदों के बीच में कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद वांछित परिणाम हमें मिल गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। आप सब परिपक्व अध्यापक हैं, आप यहाँ B.Ed के प्रशिक्षार्थी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप मैथमेटिक्स को आत्मसात करते हुए 16 वर्षों तक अथक प्रेम पृथक से आपने गणित को पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर उस गणित को कैसे कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, वो तरीके, वह व्यू रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन कक्षा में जब आप बालक के सामने जाएंगे तो इन व्यू रचनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण आपको रखने पढ़ेंगे। निश्चित रूप से गुणनखंड बालक समझ जाएगा। अब हम शेषफल प्रमेय की बात करते हैं। किसी बहुपद Px को बहुपद Qx से भाग करने पर भागफल Sx और शेषफल Rx हो तो इस प्रकार ये शेषफल प्रमेय की स्थिति आती है। हमने पहले भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का जो सूत्र पढ़ा था, वही सूत्र यहाँ पर शेषफल प्रमेय के रूप में काम में आता है। फर्क इतना है, उसको हमने संकेतों में निरूपित कर दिया। भाज्य की जगह Px लिख दिया, भाजक की जगह Qx लिख दिया, भागफल की जगह Sx लिख दिया और शेषफल की जगह Rx लिख दिया। अब क्या है शेषफल प्रमेय, इसको हम समझने की प्रयास करते हैं। यदि Px एक बहुपद है और उसे x - a से विभाजित किया जाता है, जहां a एक वास्तविक संख्या है, तब शेषफल Pa होगा। अब देखो, थ्योरी बोलते हो तो आपको ही थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो बच्चे को तो कष्ट होगा, इसलिए ऐसे परिभाषा सीधी नहीं बतानी। उदाहरण लो, पहले उदाहरण लो, फिर उदाहरण के बाद परिभाषा पे आओ, बच्चा धीरे 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 समझेगा। उदाहरण लेते हैं, देखिए। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x - 4 से विभाजित किया जाता है। अब देखो भाई, यहां भाग सीधा देके देखना नहीं है, शेषफल प्रमेय का उपयोग है। तो x - 4 से भाग देना है, तो x - 4 की तुलना x - a से करो। अब बच्चे से पूछो a की जगह क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। a की जगह 4 आ रहा है, तो अब बच्चे को याद दिलाइए, पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद के मान ज्ञात करना सीखा है ना। तो अब हम यहां बहुपद में a की जगह 4 आ रहा है, इसलिए इस पूरे व्यंजक में 4 रखकर देखेंगे x के स्थान पर। तो x के स्थान पर 4 रख के देखा तो P4 बराबर इसका मान मिला 57। अब 57 मान क्या बताता है? यहां पर ये 57 मान बताता है कि अगर x - 4 का इस व्यंजक में भाग देंगे तो शेषफल 57 बचेगा। अब देखो कितना अच्छा तरीका है, भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। भाजक में से व्यंजक a, भाजक में से a की जगह जो संख्या है उसको व्यंजक में निरूपित किया, मान ज्ञात किया, शेषफल सीधा ज्ञात कर दिया। इस तरह से यह शेषफल प्रमेय काम में आता है।
ज्ञात कीजिए क्या x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 का गुणनखंड है। पूछ रहा क्या गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो x माइनस, अब कोई भी व्यंजक कोई भी उसका गुणनखंड तभी होता है जब वो उसको सेटिस्फाई करे, जब उसको संतुष्ट करे। संतुष्ट करे यानी कि वो उसका शून्यक होना चाहिए। शून्यक पढ़ा था ना अभी पिछली कक्षा में, यानी कि x माइनस 3 इसका गुणनखंड तभी होगा जब x बराबर 3 एक शून्यक हो। शून्यक कब होता है, जब उसको व्यंजक में रखते हैं। अपनी तरफ से मत बताओ, बच्चे ने पढ़ा था याद करेगा, उसको उस व्यंजक में रखते हैं, शून्य मिल जाएगा तो शून्यक होगा, शून्य मिल जाएगा तो शून्यक होगा। हमसे पूछा क्या है, x माइनस 3 क्या इसका एक गुणनखंड है, तो अब एक ही जगह 3 आ रहा है, इसलिए इस पूरे बीजनीय व्यंजक में x के स्थान पर 3 लगाओ, लगाकर मान ज्ञात करो, शाम पट पर करते जाओ क्रिया, 3 का क्यूब पूछते जाओ, स्क्वायर पूछते जाओ, प्राप्त होगा 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 10। क्या मिला, 2 मिला। शून्य मिला क्या, शून्य मिला क्या, बच्चे कहेंगे शून्य नहीं मिला। शून्य नहीं मिला इसलिए इसका शून्यक हुआ नहीं, और शून्यक हुआ नहीं इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। तो कोई पद किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है या नहीं है, इसके लिए हम उसको उस बीजीय व्यंजक में रख कर इसके शून्य की संतुष्टि देखते हैं। अगर वो शून्य हो जाता है तो गुणनखंड होगा, और शून्य नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं। अब जैसे कोई व्यंजक है हमारे पास और किसका भाग देना है वो हमें नहीं पता, और हमें यह ज्ञात करना है कि साहब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके शून्य क्या होंगे। जैसे मुझे पूछा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक मेरे पास व्यंजक है, अब इसके गुणनखंड करूं, उच्चतम घात 3 है इसलिए 3 गुणनखंड मिलेंगे, उच्चतम घात 3 है इसलिए 3 गुणनखंड मिलेंगे। कोई एक गुणनखंड मुझे ज्ञात करना है, क्या करूं, तो अब मैं कुछ संख्याएं सोचूं, कल्पना करूं कि मैं इसमें रख के देखता हूं, जो शून्य बना दे वो मेरा इसका गुणनखंड है। तो मैंने इस व्यंजक में x की जगह 1 रख के देखा, 1 रख के देखा, 1 क्यूब माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 सॉल्व किया, प्राप्त क्या हुआ, शून्य हुआ। शून्य हुआ इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड हो गया। और इसको पद के रूप में कैसे लिखेंगे, x माइनस 1। ऐसे ही मैं 2 रख के देखूंगा, माइनस 2 रख के देखूंगा, 3 रख के देखूंगा, माइनस 3 रख के देखूंगा, ऐसे में हिट एंड ट्रायल संख्या रख के देखता जाऊंगा, मुझे 3 गुणनखंड इसके प्राप्त हो जाएंगे। यदि मुझे पूरे व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात नहीं करना है और ऐसे मौखिक रूप से मुझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो मैं इस तरह से शून्य के संप्रत्यय का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कर सकता हूं। इस तरह से यह वांछित गुणनखंड है या नहीं है वह हमें प्राप्त हो जाता है। और जब गुणनखंड समाप्त हो और उसके बाद कोई गुणनखंड नहीं हो सकता तो वो अलघुकरणीय की स्थिति में आता है कि साहब वो अलघुकरणीय पद है। अब कभी कभी देखिए आप यहां पर कक्षा 10 में ये व्यंजक पॉलिनोमियल बता रहे हैं, 9 में पॉलिनोमियल बताए हैं। जहन में ध्यान में रखिए कक्षा 10 और 9 में जो गणित बच्चा पढ़ रहा है वो गणित जीवन भर काम में आगे कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बच्चे को इन गणित का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे सवालों को भी यहाँ आवश्यकता अनुसार कक्षा में लीजिए। एक सवाल देखते हैं, के किस मान के लिए एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 x माइनस 3 से विभाजित है। थोड़ा जटिल हुआ ना, जटिल हुआ, पर अपने चेहरे पे जटिलता आई तो बच्चा ज्यादा 4 गुना जटिलता ले आएगा। अरे भाई के आ गया तो आ गया, डरने की क्या जरूरत है, हमें के का मान तो ज्ञात करना है ना। तो के का मान कैसे ज्ञात होगा, सवाल पूछ रहा है इस यह व्यंजक x माइनस 3 से विभाजित है, खुद कह रहा है विभाजित है, तो कोई पद उस पर अगर विभाजित है तो उससे संतुष्ट होगा, क्योंकि वो तो शून्य हुआ भाई, x माइनस 3 से विभाजित है, वो कह रहा है। ये मान के चलो कि यह x माइनस 3 से विभाजित है, तो हाँ ठीक है, सब मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। विभाजित है तो इस व्यंजक को शून्य के बराबर रख देते हैं। अब हम x की जगह 3 लगा के देखें, x की जगह 3 लगा के देखो, आप 3 लगा के देखो, 3 का क्यूब माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 4 3 आपको मिलता चला जाएगा। अब चूंकि सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए शून्य के बराबर हुआ, P3 बराबर शून्य हुआ, 27 माइनस 9 के बराबर शून्य हुआ, तो k का मान क्या बन गया, 27/9 3 आ गया k के किस मान के लिए।
तो के किस मान के लिए यह संतुष्ट करता है, और संतुष्ट तभी करेगा जब वह शून्य की स्थिति में आएगा, वह उसके बराबर होगा। उसको शून्य के बराबर रखिए और फिर p का मान ज्ञात कीजिए, आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आगे के किस मान के लिए गुणनखंड होंगे यह भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने आज बहुपद के विभिन्न प्रकार के बहुपद हमारे सामने आते हैं तो उनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इस गुणनखंड की स्थिति को समझने के लिए पहले हमने अंकगणित में गुणनखंड, अंकगणित में जो संख्याओं के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उनकी स्थिति को हमने समझने का प्रयास किया, क्योंकि बालक को हमें उसी तरह से समझाना पड़ेगा। और उसके साथ चर राशियों के गुणनखंड किए, फिर एक पदीय गुणनखंड, दो पदीय गुणनखंड की बात की, और फिर हमने जो मूल सूत्र हैं x + a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर और x² - a², उनके समानार्थी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को समझा। और उसके बाद फिर ऐसे जो इन मूल स्वरूपों में नहीं है, इन सूत्रों के स्वरूप में नहीं है, उनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उनको भी समझा। फिर इसके जटिल स्वरूपों को कि यदि ये गुणनखंड है तो किस तरह से किसी अचर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ तक हमने जाने का प्रयास किया। इस तरह से सरल से जटिल की स्थिति हमने यहाँ पर बहुपद के गुणनखंड के रूप में बालक के सामने प्रस्तुत की। तो अब ये बहुपदीय गुणनखंडों की जो प्रस्तुति आपने यहाँ पर जानी है, समझी है, उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बालक में, कक्षा में बालक के मानसिक स्तर के रूप में ले जाकर आप समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बहुपद और बहुपद की संख्याओं और बहुपद के गुणनखंडों को क्रमबद्ध रूप से बालक समझेगा तो वह बिल्कुल सरल नम्र रूप में उसके जहन में स्पष्ट हो जाएगा और वो अपने जीवन में इसका उपयोग ले सकेगा। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।